नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके बीच फिर लेकर के आए हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो जनवरी माह में होने वाली है, उसका मॉडल शीट 1। ठीक है दोस्तों, मॉडल शीट 1 में आज आपके बीच लेकर के आया हूँ। विषय आपका गणित है और समय 1 घंटा 30 मिनट है रहेगा। अपूर्णांक पूरी 40 रहेंगे। ठीक है। और दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22 का रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें पूरे प्रश्नों की कुल संख्या 40 रहेगी और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही विकल्प को आपको चयन करना है। ठीक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। फर्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है ना। यहाँ पे परिमेय संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन है 3, बी में है 10√3, सी में पाई, डी में इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। जबकि आपका देखिए रूट में है, ये अपरिमेय हो जाएगा। आपका ये भी अपरिमेय होगा और ये तो खैर होगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा 3। अगला सवाल, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 2 परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, आपको पूछ रहा है। ऑप्शन है ए अपरिमेय संख्या, बी परिमेय संख्या, सी पूर्ण संख्या और डी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। दोस्तों, सारे जो भी मैं बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट करते जाएं, जिससे कि आपका एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन आप ना छोड़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 0 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन है ए अपरिमेय संख्या, बी अभाज्य संख्या, सी विषम संख्या, डी परिमेय संख्या। तो मैं बता दूं दोस्तों, 0 जो है आपका, ये जो 0 है ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना। आगे देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको बताना है। ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ मैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी। ऑप्शन है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या अथवा डी वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या मैं बता दूं पूर्ण संख्या नहीं होगी, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और अपरिमेय संख्या तो खैर होगी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। 3 तथा 4 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। ए में है 2 पाई, बी में 10/3 और सी में 15/7 और डी में 11/4 है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होती है। ठीक। तो यहाँ पे 2 पाई आपका ये नहीं होगा, 10/3 आपका ये यही होगा है ना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, आप नोट कर लें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों, यदि 64 पावर x बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा, आपको यहाँ पे पूछ रहा है ना। ए का वैल्यू 1/2, बी में है -1/2, सी में 2 और डी में 0। तो इसको हम बना के आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। तो 64 जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 64 और पावर लिखा हुआ है x और यहाँ पे बराबर में आपका लिखा हुआ 8 है ना। तो दोस्तों, 64 जो है इसका हम 8 पावर 2 दे सकते हैं और बगल में x वो आपका मल्टीप्लाई में रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा। पावर में 1 दे सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका बेस और बेस सेम है, तो आपका 2x बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2x बराबर 1 लिखेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे x लिखेंगे तो मेरा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। तो 1/2 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे आपका 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो छठा का पहला ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, आप इसको नोट कर लें। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है ना। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। पहला x + y, बी में है 2x² + 3x + 4 और सी में है 2x + 3y + 5 और डी में है 3। तो यहाँ पे एक चर वाला देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए 2 चर है, ये आपका नहीं होगा, और बी में आपका 1 चर है, ये वाला हो सकता है। आगे देखते हैं, सी देख लेता हूँ। सी में भी 2 चर है, ये आपका नहीं होगा, और डी में भी ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्तों, बहुपद 2x + 6 का शून्यक कौन होगा। 2x + 6 का शून्यक यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए हम बना के दिखाते हैं आपको। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 2x,
2x प्लस 6 है और ए आपको कर देना है 0, है ना, तो इसका शून्य मालूम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स जब हम लिखेंगे तो 6 उधर जाके -6 होगा, अब बाय 2 करेंगे, है ना, कट के आएगा -3। ठीक है, अब -3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है मेरा -3। इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा, चंद सेकंड में आपका सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर का, बहुपद x पावर 4 -3x² -5 का घात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे घात पूछ रहा है, तो घात में आप देखिएगा बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कौन है, 4 आपका, देखिए यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा पावर है, तो यहाँ पे 4 उसका घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है px बराबर x - 1, तो p0 का मान क्या होगा। आइए इसको भी बना के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ऊपर कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, px बराबर x - 1 है ना, तो p0 का मान प्राप्त करना है। तो इसको क्या करेंगे ना, p0 मीन्स x की जगह हमको 0 बैठा देना है, p0। तो p0 जब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, x - 1 आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अगर p0 का मान प्राप्त करना है तो 0 बैठाते x की जगह में, x की जगह 0 बैठाएंगे तो यहाँ क्या होगा, -1 आएगा। तो -1 कहाँ पे, -1 मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, 10 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में है दोस्तों, 2x पावर 3 -5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या होगा। देखिए आप x² कहाँ पे है, 5 में x² है। ठीक, और 5 क्या है, वो माइनस में है, निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे x² का गुणांक -5 होगा। तो -5 कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में -5 है, आप आसानी से देख सकते हैं, है ना, और बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है। अगला क्वेश्चन है 12, यदि किसी बहुपद px बराबर x पावर 31 यानी कि 31 + 1 को x - 1 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों x - 1 है और x - 1 का जो माइनस में है तो इसको 1 प्लस में हमको लेना है, जहाँ पे x वहाँ 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 पावर हम 31 करेंगे और प्लस में 1 है, तो 1 पावर 31 1 ही रहेगा और 1 प्लस करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है मेरा, है ना, तो डी जो है सो इसका यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है। यहाँ पे द्विपद पूछ रहा है, द्विपद मतलब 2 पद वाला। तो 2 पद किस में है, देखिए इसमें 3 पद आपका है, ये नहीं होगा, और यहाँ पे 1 पद है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 पद है, ये भी नहीं होगा, तो 2 पद आपका सी नंबर में है, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, x² - 9x + 14 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए यहाँ पे गुणनखंड पूछ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका जैसे 9 है ना, और यहाँ पे 14 है, तो 14 को 2 टुकड़ा करेंगे तो 7 गुने आपका 2 हो जाएगा, 7 गुना 2 कितना होगा, 14 होगा। और जबकि 7 और 2 यहाँ पे जोड़ के 9 आ रहा है, इसलिए माइनस में भी 7 होगा, 2 में भी 7 होगा, तो -7 और -2 किस में आपको ये देखना है, तो -7 -2 आपका ऑप्शन नंबर बी में, इसका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ है, आकृति देख के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, तो ये आपका यहाँ पे एक करके देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, है ना, तो बी का निर्देशांक यहाँ पे पूछ रहा है, तो बी का निर्देशांक देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आपका थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए आपका बी है, और बी जो है एक्स, आपका ये एक्सिस है, ये वाला आपका ये एक्स है, तो एक्स में क्या है -5 यहाँ पे दिख रहा है, और बी जो है मेरा यहाँ पे है बी, और बी का 2 के सामने ये 2 दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा -5x का पहले लिखते हैं, फिर 2 का बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो -5, 2 यानी कि -5 और 2 इसका हो जाएगा निर्देशांक। तो आइए हम देखते हैं -5 तो कहाँ पे है, तो बी में निर्देशांक -5 और 2 कहाँ पे है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, लिखा है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5 के कौन सा बिंदु पर दिखाता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं ग्राफ में, -3 यानी x का और y का -5। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है x3 यहाँ पे है और -5 आपका यहाँ पे है, ये दोनों का घटान बिंदु कहाँ पे, ये ए बिंदु यानी ई बिंदु पे है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ई कहाँ पे देख लेते हैं, तो ई बिंदु मेरा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों डी का भुज, यहाँ पे पूछ रहा है डी का भुज क्या होगा, तो डी का भुज पूछ रहा है, भुज यहाँ पे पूछ रहा है, तो भुज देखते हैं क्या होगा, है ना। आइए देखते हैं डी का भुज क्या होगा। भुज मीन्स एक्स का जो होता है वैल्यू,
आपका भुज कहलाता है और वाई वाला कोटि कहलाता है ना। तो डी कहाँ पे, ये पहले देखते हैं। आइए देखते हैं डी कहाँ पे। आपका देखिए यहाँ पे डी है, ये आपका यहाँ डी है। तो डी के किसके सामने, यहाँ पे 6 के सामने में है और इधर कितना है 2 है। तो यहाँ पे एक्स का मान भुज कहलाता है। तो एक्स का मान क्या है 6 दिया हुआ, एक्स अक्ष पर 6 है तो भुज यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखते हैं 6 कहाँ पे है। आइए देखते हैं 6 कहाँ पे है। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 6, ठीक है। तो डी का भुज हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है बिंदु एच की कोटि। कोटि मीन्स यहाँ पे वाई का मान पूछ रहा है। वाई अक्ष पर जो बिंदु रहता है वही मान पूछ रहा है यहाँ पे। तो एच पहले देख लेते हैं कहाँ पे है। देखते हैं एच हमारे यहाँ पे एच है, ये देखिए आपका एच है। तो वाई मेरा यहाँ -3, देखिए यहाँ पे -3 है। तो एच का कोटि क्या हो जाएगा -3। तो देखते हैं -3 कहाँ पे है। एच का -3 कहाँ पे है, देखते हैं। -3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है, थोड़ा सा समझना है सिर्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु एम का निर्देशांक। तो एम कहाँ पे है उसका निर्देशांक हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं एम कहाँ पे है। एम कहाँ पे है, तो साथियों एम हमारा जो है यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे एम दिख रहा है। तो एम का निर्देशांक पूछ रहा था। तो एम चूंकि एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर कहाँ पे -3 पर है। और चूंकि यहाँ पे एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निर्देशांक -3 और 0, ये आपका निर्देशांक हो जाएगा किसका, एम का, है ना। तो देखते हैं कहाँ पे वो देख लेते हैं। एम का निर्देशांक -3 और 0, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। देखिए ये बी में है ना, -3 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते जाएं। अगला सवाल है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका जो कटान बिंदु होता है इसको बोलते हैं 0 0 दिखाते हैं निर्देशांक से, और इसको मूल बिंदु बोलते हैं ना। इसको कहा जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिखा हुआ मूल बिंदु, ठीक है। तो 20 नंबर का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये आपका हो गया छोटा। आगे देखते हैं 21 नंबर, यदि 2 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है ना, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम बैठा देंगे, है ना। x का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस और y का वैल्यू 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे k लिख देंगे। तो क्या k का मान कितना आ गया, 4 आ गया। k का मान 4 आ गया। k का मान 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो यहाँ पे k का मान हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 22, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 चर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 चर है आपका, ये नहीं होगा। यहाँ पे 2 चर है x y, तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें देखिए 1 चर 2 चर, यहाँ पे 2 चर है मगर ये पावर में है, इसलिए रैखिक समीकरण ये नहीं कहलाएगा, है ना। और ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक ग्राफ प्रदर्शित करता है। 2 चर का एक रैखिक समीकरण कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। वक्र नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं होगा, परवलय भी नहीं होगा, ये आपका तीनों नहीं होगा। तो कौन सा होगा, आपका होगा सरल रेखा। अगला सवाल है दोस्तों, x = 5 y = 2, यानी कि हम 24 नंबर देख रहे हैं। x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लो। देखिए दोस्तों x का मान 5 बैठाना है, y का मान 2 बैठाना है, जबकि यहाँ पे लाना है 7, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं बैठा करके, x का मान 5 बैठाएंगे, y का मान 2 बैठाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। कितना आसान हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, 2x + 3y = 12 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसका हल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 2x + 3y 12 है। तो 2 का वैल्यू अगर हम 2 का वैल्यू 2 बैठाते 4 और 3 का वैल्यू 3 बैठाते हैं, 3 3 9 और 4 13 हो जाता है। नंबर 1 में नहीं होगा आपका। और बी में है 3 और 2, बी का बैठा के देखते हैं, 2 3 6 और 3 का वैल्यू 6, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं दिखा दूँ बैठा के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस आपका लिखा हुआ है 3y और ये 12 लाना है ना, ये लाना है, ठीक। तो x का मान कितना बैठाना है, 3 बैठाना है, ये हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। और y का मान भी 2 बैठाना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अच्छे से आपका आ गया 12, आ गया ना 12। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं
अगला सवाल दोस्तों 26 नंबर देख लेते हैं। बिंदु 2 3 x + y = k है, तो द्वारा निर्धारित रेखा पर स्थित k का मान क्या होगा। तो जहाँ पे x वहाँ हम 2 बैठाएंगे और जहाँ y वहाँ 3 बैठाएंगे, बराबर में k लिखेंगे, तो k का मान कितना आ गया, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू लाना है, बैठा के देखना है कि जैसे y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो आपका ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम x का मान कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे x का मान 3 लेना होगा, है ना। तो 4 × 12 हो जाएगा, 12 + 0 यानी कि 12। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 कहाँ पे, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो दोस्तों 60 डिग्री का पूरक कोण, जिस कोण का भी पूरक मान प्राप्त करना होता है ना, उसको 90 में घटा दिया जाता है, ठीक है। तो 60 का पूरक कोण प्राप्त करना है, 90 में 60 घटा देंगे, बचेगा 30। तो 30 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है ना, आसान। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, वह कोण जो 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है क्या कहलाता है। दोस्तों जो 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। दोस्तों अधिक कोण कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका सही जवाब होगा, अधिक कोण यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जवाब होगा 50। इसका जवाब हो जाएगा आपका 50, यानी कि डी नंबर का। कैसे होगा, तो इसको बना के दिखाना होगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका एक कोण हम मान लिए, इसको बना के दिखाते हैं आपको, ठीक। थोड़ा सा इसको इधर कर लो, ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक कोण हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लिए, तो x अब इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस आपका x हो जाएगा, ये आपका पूरक हो गया इसका। तो कहता है जो पूरक कोण उसका आधा से 30 ज़्यादा, यानी आधा मतलब बटा 2 और 30 अधिक मतलब +30 करेंगे, और ये बीच में आपको बराबर देना है ना, क्योंकि आधा से 30 अधिक था। अब इसको हम यदि बनाते हैं दोस्तों तो 30 दूनी यहाँ पे 60 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90, यहाँ लिखेंगे 60, 90 + 60, और ये आपका x माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, और ये 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 एकम 2x हो जाएगा, बराबर में ये दोनों गुना हो गया, है ना। और x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 150, कितना हो 150 हो गया। और जब x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो 150 को 3 से भाग दे देंगे, तो यानी कि 50 बार में आ जाएगा आपका, तो इसलिए यहाँ पे 50 इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है, तो सी ओ ई का क्या मान होगा ये आपको बताना है। आगे देखते हैं इसमें फिगर, देखिए आपका ये फिगर है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे ए ओ ई यानी ए ओ सी ए कोण, और आपका ये कोण, ये जोड़कर कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। देख लेते हैं फिर से एक बार, ये दोनों जोड़ के 70 दिया हुआ है, ठीक है, बी ओ ई, है ना। तो ये आपको पूछ रहा है, इसमें ये वाला पूछ रहा है, बीच वाला, ठीक। तो यहाँ पे तीनों कोण आपका जानते होंगे, तीनों कोण जोड़ के 180 हो जाता है। रैखिक जो है सो आपका जुग्म अभिवृत्त के द्वारा ये तीनों कोण जोड़ के 1 2 और ये 3 तीनों को जोड़ेंगे 180 होगा। उसमें से आपका ये दिया हुआ है कितना 70, तो 180 में से 70 हम घटा देंगे, कितना बचेगा 110 बचेगा, और 110 जो मेरा होगा यही होगा आपका ये एंगल 2 का मान, यानी कि सी ओ ई का मान। तो 110 कहाँ पे है देखते हैं, 110 मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32, नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी जो आपका ये ए बी और ये सी डी है, आपका ये सी डी, यहाँ पे आपका ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल है। एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो 130 है वाई का मान 130 इधर है, तो इसका वाई का मान भी 130 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और ये जो x ये कितना होगा, तो ये रैखिक जुग्म अभिवृत्त के द्वारा x का और ये 50 दोनों को जब जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, तो x का मान 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 130 हो जाएगा, x का मान 130 यहाँ होगा, और y का मान भी 130 यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 130 130 260, तो 260 कहाँ पे दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं 260 मेरा ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। त्रिभुज का 3 कोण जब हम जोड़ेंगे तो त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ के 180 होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए ये त्रिभुज है मेरा,
समकोण एक ही हो सकता है, एक उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा जवाब। आगे बढ़ते हैं 35। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू हो तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है ऑप्शन में। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा पी क्यू आर का, और त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम होगा पी क्यू आर का, और त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम आर पी क्यू का। और सी में यहाँ पे देखिए डी होना चाहिए था, सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डी होगा। और तो डी में क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब होगा डी नंबर ही सही जवाब होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी नंबर का सही जवाब होगा। बाकी ये तीनों आपका सर्वांगसम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूँ, अब समझ में आएगा। अभी 36 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ साइड एंगल साइड आपका ये हो जाएगा कसौटी है। दूसरा एंगल साइड एंगल ये भी हो जाएगा। भुजा 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 एस 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 ये भी हो जाएगा, लेकिन ये आपका भुजा भुजा कौन आपका ये नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सही जवाब होगा, जो कसौटी नहीं है, निगेटिव नंबर जो पूछ रहा है यहाँ पे नहीं शब्द है, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोण युग्म बराबर हैं तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहा है बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज का दो ठो कोण युग्म आने बराबर है। मान लीजिए ये आपका दो त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे कह रहा है ये एंगल आपका और ये एंगल दो युग्म आपका बराबर, और बीच का जो साइड है वो भी बराबर, यानी कि ये और आपका ये बराबर है। तो इसको कौन सा सर्वांगसम, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रहा है। देखिए आपका यानी एंगल साइड एंगल होगा, एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण, तो वो मेरा कहाँ पे ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में है एंगल साइड एंगल, ऑप्शन ए ही इसका मेरा सही जवाब होगा, बाकी ये तीनों आपका ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 38 नंबर में, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिस त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है, तो तीनों भुजा बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों अगर साइड बराबर होगा तो तीनों एंगल भी बराबर होता है, वो होता है 60 का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर का इसका सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 39। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो उसको कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू होगा। तो तीनों भुजा एक दूसरे का तीनों भुजा के बराबर, यानी कि भुजा भुजा भुजा, तो वो मेरा कहाँ पे आई हम देख लेते हैं। वो मेरा ऑप्शन नंबर ए में है, साइड 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 नियम ऐसी होगा। आगे बढ़ते हैं 40वां नंबर और इस वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों। लिखा हुआ है आकृति में त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांगसम है। कौन सा नियम यहाँ पे लागू है आपको बताना है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी मेरा क्या है, राइट एंगल है, और ए मेरा राइट एंगल है, ठीक, और इसमें ये साइड और ये साइड आपका बराबर दिखा रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से जब ये सर्वांगसम है तो आपका ये वाला भी आपका बराबर होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा RH और S। इसका मतलब होता है राइट यानी एंगल यानी कि 90 डिग्री समकोण, और एच मतलब हाइपोटेनस आपका ये बराबर है, और एक साइड होना चाहिए जो कि साइड मेरा यहाँ पे बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे RHS नियम लागू हो रहा है। RHS मेरा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में RHS नियम दिया हुआ है, ठीक। तो दोस्तों ये रहा आपका सेट 1, आज मैंने कंप्लीट कर दिया। क्लास 9 के विद्यार्थी लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पूरा समय दिया इस वीडियो को देखने में, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पे अगली वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का सेट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।